मुंबई उपनगर विद्याविहार स्थित जवाहर नगर के रहवासी सुशील कुमार स्वामीनाथ गुप्ता। बचपन से झुग्गियों में पले बड़े सुशील जी ने अपने घर की और पड़ोसियों की तकलीफें देखी है। समाज के प्रति हमारे सरकार की उदासीनता और कुछ न करने की चाहत उनको छोटी उम्र में ही समझ आई। और क्यों नहीं समझ आती, घर के आजू बाजू का गंदगी भरा माहौल और रहने के लिए जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो पूरी ना होना, यही उसका मुख्य कारण रहा। बचपन से समाज सेवा का व्रत लेके वो आज जवानी के दहलीज पर उसे पूरे जोश के साथ निभा रहे हैं। अकेले चल पड़े सुशील जी के साथ आज कई लोग जुड़ गए हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 400 और न जाने कितने अनगिनत लोग उनसे जुड़ चुके हैं। हाल ही में हुए बीएमसी चुनाव में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। लोगों का विश्वास कई हद तक पाने में सफल हुए। आइए देखते हैं समाज के लिए उन्होंने क्या क्या मुद्दे उपस्थित किए जो समाज हित में है, जब उन्हें मीडिया के सामने खुद की राय रखने का मौका मिला। पिछले 4 दिनों में 2 मौतें हो चुकी हैं पेड़ के गिरने से, लेकिन इसके बावजूद बीएमसी प्रशासन नहीं जागा है। घाटकोपर में ऐसे न जाने कितने पेड़ हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। सबसे पहले सुशील गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 4 दिन में 2 मौतें हो चुकी हैं पेड़ गिरने से, और वहां पर इसी तरीके का घाटकोपर में आप जहां रहते हैं कई पेड़ हैं, बच्चे रोज आते जाते हैं। आपने किससे किससे जाके दरख्वास्त की है? हमने तो बीएमसी के जितने भी आला अफसर हैं उनसे गुहार की थी, और 1-2 साल से हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे। हमारे यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने भी हमारे स्थानिक नगर सेविका को बोला गया था कि आप जरा इस पे ध्यान दीजिए। उन्होंने हाँ बोला, और 1.5-2 साल से वो पेड़ सड़ते जा रहा है और उसको कोई भी बीएमसी के ऑफिसर आते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि बरसात स्टार्ट होने के पहले बीएमसी के ऑफिसरों को आना चाहिए, और जो पेड़ की टहनियाँ जो बाहर लटक रही हैं उनको वो कटिंग करनी चाहिए। लेकिन ऐसे भी कोई कभी सर्वे के लिए नहीं आते, कोई ऑफिसर आते नहीं है। बस यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सुशील गुप्ता, जो कि यहाँ के रहवासी है। उनसे पूछते हैं कि कितनी बार आपने अब तक शिकायत दर्ज की है इस पेड़ों को लेकर? अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 साल से कंप्लेंट की हुई है। हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक को भी कहा गया है, और इसके बाद में बीएमसी में हमने लेखी कंप्लेंट की हुई है। और लेखी कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पे बीएमसी के ऑफिसर कभी यहाँ पे आते नहीं हैं और कभी विजिट करते नहीं हैं। जबकि अगर यहाँ पे हम लोग छटैया करते हैं अगर यहाँ के पेड़ का, तो ऑफिसर लोगों को पता चलता है तो उस समय वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं 4-5 पेड़ तो बड़े बड़े हैं, और जिसके ऊपर सर्वे करके नंबर भी नहीं डाला हुआ है बीएमसी की तरफ से। और ना तो यहाँ पे कभी बीएमसी वाले विजिट करते हैं कि जो डालियाँ फांदियाँ जो बाहर है, आप देख सकते हैं ये पेड़ की फांदी यहाँ से गिर चुकी थी एक बार, जिसे हम लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों ने उठा के वहाँ पे हमने बाहर फेंका हुआ है। और ये सब हम लोगों को करना पड़ता है। बीएमसी में अगर कॉल करे तो वहाँ से कोई आने की वो कहते हैं कि आ जाएंगे। पेट्रोल के बढ़े दाम सबसे बड़ा धोखा। जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 147 रुपए प्रति लीटर थी, जब देश में पेट्रोल के दाम थे 51 रुपए प्रति लीटर। 2 साल बाद 2010 में जब सरकार ने पेट्रोल की कीमतों से खुद को अलग कर लिया, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 70 रुपए प्रति लीटर। तब भी देश में पेट्रोल के दाम थे 51 रुपए प्रति लीटर। यानी कि पेट्रोल के दामों का और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों का कोई कनेक्शन नहीं है। आज देखा जाए तो ये पेट्रोल के दाम बढ़ने से देश के जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर गाज गिरी है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से अमीर लोग जो हैं, अमीरों के घर में पेट्रोल के, मुझे तो नहीं लगता है कि जो अमीर लोग हैं जो गाड़ी यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी, उन्हें उसका कोई इफेक्ट गिरने वाला है। उनके घर में राशन की तो भरमार होती है, उनके गोदामों में राशन की भरमार होती है। लेकिन जो गरीब इंसान है जिन्हें रोज के 100 रुपये कमा के और राशन खरीदना है, वो उनसे पूछो उनका क्या हाल होगा। जो 100 रुपये कमा रहे हैं उन्हें 200 रुपये की कमाई होने वाली नहीं है। ना उनके जो उनका मुनाफा है, उनकी जो मेहनत की रोजी है वो उन्हें ज़्यादा मिले। एशिया ईस्ट में आप जरा जाँच पड़ताल करेंगे तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जाके देखिए, बाकी साउथ अफ्रीका में पेट्रोल की कीमत जाके देखिए। वहाँ पे हमारा जो रेट आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो रेट है वो बाकी के देशों में क्यों नहीं है? चुनाव के पहले ये कभी तेल की कीमतें नहीं बढ़ाते। 5 राज्यों में चुनाव के पहले चुपचाप बैठे हुए थे। क्या सरकार इसका फायदा उठा रही है? सरकार पूरी तरह फायदा उठा रही है। आज सरकार अगर एजुकेशन के लिए, राशन, हेल्थ के लिए अगर ले रही है, टैक्स ले रही है, तो आप देखिए कि हर हॉस्पिटलों में उसका हिसाब 25% लोगों के, गरीबों के लिए 25% रखा गया है। क्या उस प्राइवेट हॉस्पिटलों में गरीबों को वहाँ पे हेल्थ की सुविधा मिलती है? नहीं मिलती है। एजुकेशन में इतना भ्रष्टाचार है। एजुकेशन में आज देश
की तरक्की का राज एक ही है कि अगर एजुकेशन, हमारे देश के हर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारे देश की तरक्की बढ़ेगी। क्या एजुकेशन पे उतना गौर किया जाता है? नहीं किया जाता है। सिर्फ गरीबों के साथ अत्याचार किया जाता है। न एजुकेशन पे ध्यान है, न हेल्थ पे ध्यान है। आज 55 इयर्स के बाद अगर कोई ज्येष्ठ नागरिक हो जाए तो उसे मेडिक्लेम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है मेडिक्लेम? मतलब वो देश के जिन्होंने बचपन से लेके बूढ़े होने तक जिन्होंने टैक्स दिया, गवर्नमेंट को सब दिया, वो बेनिफिट उनको, गरीबों को मिल नहीं रहा है। घर के बाहर, आपके गली के बाहर, आपके सामने चड्डी पहन के गोटी खेला हुआ लड़का हो, और आप लोगों के सामने छोटे से बड़े हो, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ हो, मेरी निकल कैसी है, और इस बार क्या है कि हम लोग देखे सब पार्टी के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। एक बार ये आपका लड़का, आपका बेटा, आपका भाई ये इलेक्शन में खड़ा होके कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहता है। इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार जो अपना वोट है वो कम से कम कैंची पे दे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपके पास आएगी, हाथ जोड़ेगी और चले जाएंगे, और लोग यहाँ के नहीं है, लोग बाहर के हैं, और वोट मांगेंगे और जाएंगे, 5 साल दिखाई दे देंगे। लेकिन ये लड़का डब्बा लेके यहीं से जाएगा, डब्बा लेके यहीं से आएगा। तो बस आप लोग इसका याद रखना, ये हमारा घर है, और यहाँ पे दिखाना है कि एक गरीब जिसको यहाँ का सब मालूम है कि बाथरूम की क्या प्रॉब्लम है, पानी की क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की क्या समस्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो कृपया करके लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार अपना आशीर्वाद और अपना वोट दोनों मुझे दो, बस। पहले मैं मेरी बहू को लेकर आऊँ, बाद में मैं काम कराऊँ। बरोबर आमचे सुशील गुप्ता आहेत, अध्यक्ष आहेत घाटकोपर विकास मंचाचे, त्यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहोत। सुशील, जर पाहिलं गेलं तर 24 तास तात्काळ सेवा रेल्वेने उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्या तात्काळ सेवेमध्ये सुद्धा तिकिटे उपलब्ध होत नाहीयेत, काय सांगाल आपण? तर हे आम्ही बघितलं, जे लोकांना जेव्हा गरज आहे तिकीटची तत्काळ, कुठलं जेव्हा कोणाच्या घरी लग्न आहे, कोणाच्या घरी काय प्रोग्राम आहे, त्यांना इमर्जन्सीमध्ये जायचं आहे गावी, तर त्यांना तत्काळची सुविधा भेटायला पाहिजे। हे चांगला एक तत्काळ जेव्हा आला हा नवीन, तर लोकांना असं वाटलं की आम्हाला काहीतरी बेनिफिट भेटणार, पण आता जेव्हा हे दलालांनी जे केलेलं आहे त्याच्यामध्ये तर इमर्जन्सी म्हणजे त्यांना माहित आहे की आज 24 तास आले हे लोक तिकीट घ्यायला, म्हणजे यांना गरज आहे, ते हे या तिकीटची किंमत आपण 500-600 रुपयाची तिकीट आहे, याचंही आपण 1600 रुपये घेणार, 1000 रुपये पण जास्त देणार लोक। तर हे जे धंदा चाललेला आहे याच्यामध्ये पर्सेंटेज आहे 100%। यामध्ये दिसतात आपल्याला की जेवढे पण रेल्वे अधिकारी आहेत, तुम्ही तिकीट काउंटरवरती दलाल येऊन उभे राहतात। कुठलाही माणूस तिकीट काउंटरवर गेला की त्याच्या आजूबाजूला दलाल येऊन बोलतात की यार तुम्ही कशाला लाईन लावले, तुम्ही बाहेर या, तुम्हाला तिकीट पाहिजे तर आम्ही करून देतो। म्हणजे कुठेतरी याच्यामध्ये जेवढे पण आपली रेल्वे प्रशासन आहे यांचं काहीतरी आहेच मिली। रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी यामध्ये गुंतलेले आहेत, त्यामुळेच एवढा मोठा दलालांचा सुळसुळाट वाढलेला आहे। माझ्याबरोबर पुन्हा एकदा चर्चा करण्यासाठी आहेत गुप्ताजी। गुप्ताजी, जर आपण पाहिलं गेलं तर एक कुठे ना कुठेतरी एक आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट म्हणून तुमचं शेवटचं पाऊल काय असणार आहे? आम्ही आरटीआय माहिती मागणार आहोत की जेवढे पण तिकीट वगैरे तुम्ही तुमचे जे लीगली एजंट जे आहेत तिकीट बुक करण्यासाठी कसं, त्याची पूर्ण आम्हाला यादी द्या, आणि जे तिकीट ज्यांच्याकडे लीगली लायसन्स नाही त्यांच्यावरती तुम्ही काय काय कारवाई करणार, जे आम्ही आमच्याकडे खूप एक्स्ट्रिंग्स आहेत आमच्याकडे, ते आम्ही त्यांच्या हातात देणार की बाबा तुम्ही याच्यावरती कारवाई करा, किंवा आणि जे स्टेशनवरती जेवढे पण दलाल फिरतात त्यांच्यावरती कुठं ना कुठं मोठी कारवाई व्हावी। पोलीस प्रशासन जे आहे ते, पोलीस प्रशासन तिथे पेट्रोलिंगवर असते तरी पण ते लोक त्या दलालांवरती कारवाई करत नाही, म्हणजे ते बसून पेपर वगैरे घेऊन एकदम बिंदास, म्हणजे त्यांना काही कुठे ना कुठेतरी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावणार आहात आणि याची माहिती मागवणार आहात। सुशील गुप्ताजी, आपण आलात आणि आपण ही चर्चा घडवून आणली, त्याबद्दल आपले
धन्यवाद। इस वक्त मैं घाटकोपर के इलाके में खड़ा हूँ। आप इस वक्त ये बैनर देख सकते हैं, जो कि बैनर लगाया हुआ है घाटकोपर विकास मंच द्वारा। इनका प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है कि जिस चाइनीज गुड्स को हम खरीदते हैं, चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं चाइना हमसे व्यापार करके हमसे पैसे कमाता है और उसका जो बेनिफिट होता है पाकिस्तान को देता है। और आपको पता है कि 26/11 के हमले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संलिप्तता इसमें बताई गई थी। इस बात को लेकर पाकिस्तान भी काफी खौफजदा था। इस वक्त हमारे साथ कुछ यंगस्टर है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप लोगों ने श्रद्धांजलि देने का एक नायाब तरीका अपनाया है। ये तरीका ऐसा है कि अभी हमें पता है कि चाइना के लोग यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहे हैं और हमारे यहाँ पे रोजगारी खत्म हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन निश्चित किया हुआ है। और 26/11 के हमले में जो वेपन्स पाए गए थे वो भी चाइना मेडेड थे। और अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के गृह मंत्री जाके कसाब की हालचाल पूछते हैं। अभी ये किस तरीके से सही है कि उन्नी कृष्ण जिन्होंने जो शहीद हुए हमारे इस हमले में 26/11 के हमले में, उन्नी कृष्णन के घर वाले वहाँ से साइकिल से यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनकी हालचाल पूछनी चाहिए। राज्य के गृह मंत्री है, कहीं ना कहीं वे उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए नहीं नजर आ रहे उनसे। हाँ, ये तो पूरी तरह दिख रहा है, हमें सभी लोगों को पता चल रहा है कि कसाब जो 2 साल से उसे पाला जा रहा है, 2 साल से यहाँ पे हमारे यहाँ पे उसको एकदम सिक्योरिटी दी जा रही है, सरासर गलत है। उसे तो मैं कहता हूँ कि आज 26/11 है, आज की आज फांसी देने चाहिए। बिल्कुल बीएमसी चुनाव सिर पर है, पार्टियों में असमंजस है और वोटर्स में पूरी तरीके से देखा जाए तो असमंजस की स्थिति में। ऐसे में समय मुंबई की कोशिश है कि हर वार्ड में जाकर वहां का सही आईना दिखाए। पहले तो मैं आपको गेस्ट से मुखातिब करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ मनसे से चंद्रकांत माली जी हैं, जो कि एडवोकेट भी है पेशे से। बीजेपी से भालचंद्र सिरसाट जी है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और बात करें घाटकोपर विकास मंच से सुशील गुप्ता जी है। प्रवीण छेड़ा जी, जिन्होंने कांग्रेस का पेड़ा भी खाया है, उनका कहना है कि वे 5 से 7 मिनट के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे। देखते हैं वे आते हैं कि नहीं। पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के नेता से। सर, ये बताइए, बीजेपी किस मुद्दे पर वोट मांगती है? विकास के मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं। विकास, घाटकोपर का विकास हमने किया है और इसके लिए घाटकोपर का विश्वास को प्राप्त किया है। आपको लगता है विकास हुआ है यहाँ? अगर विकास हुआ होता तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी जानकारियां लेके आई है। विकास की बात करें तो हमारे यहाँ पे म्यूनसिपालिटी के बहुत सारी समस्या है। सबसे ज्यादा तकलीफें लोगों को जो झेलनी पड़ रही है, हमारे 124 नंबर वार्ड की बात करूंगा कि स्कूल की समस्या, गटर की समस्या, पेड़ों की समस्या, गंदगी इतनी सारी है कि उस सबसे लोग परेशान है। यहाँ पे समस्या तो मुझे लगता नहीं विकास हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ झांसे दिए गए। स्थानिक लोगों ने इन्हें चुन के दिया हुआ है, तो हमारी तो इतनी जिम्मेदारी, हमारी जितनी उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे साहब की है। उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे जो अगर असामाजिक तत्वों के लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो ये यहाँ के नगर सेवक है स्थानिक, तो ये यहाँ पे तकरार देके कंप्लेंट करके वो सारी चीजें। आज इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे विकास जो हो रहे, इलेक्शन 5 साल हो गए, अब विकास हो रहे। ये 5 साल नजदीक, इलेक्शन जैसे नजदीक आता तो विकास के कार्य दिखाई देते हैं। ये कहते हैं कि काम हमने किया। आपको क्या लगता है, काम हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ लिपा पोती हुई है? देखिए, ऐसा है कि छेड़ा साहब से मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। अब बोलेंगे जय हाई कमांड, जय हाई कमांड। और भालचंद्र सिरसाट साहब के बारे में बोलूंगा कि जैसे बता रहे कि हमने काम किया हुआ है। दोनों जो नगर सेवक है, ये दोनों नगर सेवक आज 3 टर्म के नगर सेवक है। तीनों आज के डेट में मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स है, ये C ग्रेड पे है। अगर इतनी इनके पास नॉलेज है, इतने जूनियर अगर ये नगर सेवक है, तो ये C ग्रेड में क्यों है? और दूसरी